हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोठारी आयोग यानी कि कोठारी कमीशन की, जो कि आया था ईयर 1964 में। इसे आप शिक्षा आयोग यानी कि द एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कोठारी आयोग कब आया था, तो ये आया था ईयर 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट कब सबमिट करी, तो इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी 29 जून और ईयर था 1966। ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो इस फाइनल रिपोर्ट का जो कि कोठारी आयोग ने सबमिट करी, इसका नाम था द एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ओके। नेक्स्ट, किस आयोग को अनूठे आयोग के नाम से भी जाना जाता है? तो कोठारी आयोग को अनूठे आयोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम सिफारिशें थीं, यानी कि 90% जो जो इसने सजेशन दिए थे वो मान लिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, आज़ाद भारत का ये कौन से नंबर का कमीशन है? तो जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे कमीशन आए जो शिक्षा से संबंधित थे और ये उनमें 6th नंबर का कमीशन है। ठीक है। आज़ाद भारत का 6th नंबर का कमीशन है। ठीक है। अभी हमने देखा कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये कब बना था? 14 जुलाई 1964 को गठन हुआ था कोठारी आयोग का। इसके चेयरपर्सन कौन थे? कोठारी सर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोठारी आयोग ने क्या क्या सजेशन दिए। तो देखिए 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है वो कोठारी आयोग के सजेशन से ही आया है। अब इसे समझ लेते हैं। जब एक बच्चा 6 साल का होता है तब वो कौन सी क्लास में जाता है? क्लास फर्स्ट में वो पहुंचता है। ठीक है। फिर वो क्या करता है? 10 साल तक पढ़ता है, यानी कि फर्स्ट से 10th तक पढ़ा, 10 साल हो गए। उसके बाद क्या होता है? 2 साल वो अपने चॉइस की स्ट्रीम चुनता था। वो आर्ट साइड लेता था, कॉमर्स लेता था या फिर वो साइंस साइड लेता था। ठीक है। उसके बाद वो 3 साल की ग्रेजुएशन करता था। अगर उसने आर्ट्स ली है तो वो बीए करता था, अगर उसने साइंस साइड ली है तो वो बीएससी करता था, कॉमर्स ली है तो बीकॉम करता था। तो ये था आपका 10+2+3 का स्ट्रक्चर जो अभी तक फॉलो होता था। ठीक है। कोठारी आयोग ने नेक्स्ट जो सिफारिश करी वो ये थी, इन्होंने सजेस्ट किया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। इन्होंने ये कहा कि कम से कम बच्चे को 1 साल के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को 3 साल तक के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन देना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी आयोग ने क्या कहा है कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो जो बच्चा 3 से 6 साल की उम्र के बीच का है उसे आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी सेक्शन है, यानी कि 6 साल का बच्चा है, अब वो कौन सी क्लास में आ जाएगा? फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो 10 साल तक पढ़ेगा और उसके बाद वो अपनी पसंद की स्ट्रीम चुनेगा कि क्या मुझे आर्ट साइड में जाना है, कॉमर्स में जाना है या फिर मुझे साइंस साइड लेना है। और उसके बाद वो उसी में ग्रेजुएशन करेगा 3 साल की। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो उन्होंने दिया था 10+2+3। ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसे 2 भागों में बांटा जाए, लोअर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। यानी कि जो लोअर सेकेंडरी है उसमें आपका होगा 9th और 10th और जो हायर सेकेंडरी है उसमें आपका होगा 11th और 12th। नेक्स्ट, इन्होंने ये कहा कि हमें एजुकेशन पे जो हमारे भारत का कुल बजट है ना उसका 6% खर्च करना चाहिए, तभी जो शिक्षा है वो भारत में बेहतर होगी। और क्योंकि ये गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे 6 to 14 एज ग्रुप के हैं उन्हें अधिकार है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उन्हें दी जाए, यानी कि मुफ्त शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है। कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच का है। और इन्होंने ये भी कहा कि उस समय के जो टीचर्स थे ना उनका जो स्टेटस था वो अच्छा नहीं था, उनका स्तर अच्छा नहीं था, उनमें स्किल्स नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा कि टीचरों का जो स्टेटस है उसे सुधारा जाए, उन्हें टीचिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे को किस तरीके से डील करना है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को डील करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है एज़ कम्पेयर टू क्या आप एक बड़े बच्चे को डील करते हैं। ठीक है। एक छोटे बच्चे को आप गेम के थ्रू सिखाते हो, एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हो चीज़ें, है ना, 3D के मॉडल्स दिखाते हो और बच्चा इजीली सीख जाता है। जबकि हायर क्लासेस में हम ऐसा नहीं करते हैं, लेक्चर देते हैं, है ना, मैप दिखाते हैं और बच्चे इजीली समझ जाते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने बात करी कि 25% जो हमारे सेकेंडरी स्कूल है ना उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में बदल देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और गांधी जी बात करते थे वोकेशनल ट्रेनिंग की, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा।
हर बच्चा शिक्षा पूरी करे ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसकी कंडीशन आगे चल के इतनी अच्छी ना रह पाए कि वो पूरी शिक्षा ग्रहण कर सके, या फिर मान लीजिए उस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है और आगे जाके उसे बिजनेस करना है, इसलिए स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा गांधी जी सोचते थे। तो वही बात करी गई है कि हमारे जो 25% सेकेंडरी स्कूल हैं उन्हें बदल दिया जाए व्यावसायिक शिक्षा केंद्र में। ठीक है। नेक्स्ट, कोठारी आयोग ने एक इम्पॉर्टेंट बात करी है और ये पूछा जाता है। इन्होंने ये कहा कि जो महिलाएं हैं उन्हें साइंस और मैथ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय बेसिकली महिलाओं को पहली बात तो शिक्षा ही नहीं मिलती थी, और अगर शिक्षा भी मिलती थी तो कोई भी उन्हें साइंस और मैथ पढ़ने नहीं देता था कि ये इसका क्या यूज़ करेंगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा साइंस और मैथ को प्रमोट करना चाहिए कि औरतें भी पढ़ें। दूसरी बात इन्होंने ये कही, ऐसा ना हो कि लड़कियों के लिए ईजी सिलेबस दे दो साइंस मैथ का और बॉयज़ के लिए टफ नहीं। दोनों लड़के हों चाहे लड़की हो, उनके लिए जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा कमीशन था जिसने साइंस और मैथ्स पर बहुत ज़्यादा जोर देने की बात करी है, सिफारिश करी है, तो आप बताओगे कोठारी आयोग। ठीक है, नेक्स्ट बात कोठारी आयोग ने करी कि होम साइंस लड़कियों के लिए एक अतिरिक्त विषय होना चाहिए, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं करना चाहिए कि आप लड़की हो तो आपको होम साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उस पर स्टडी कर सकते हो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि म्यूज़िक और आर्ट को भी एजुकेशन में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चे म्यूज़िक भी सीखें, आर्ट्स भी सीखें अगर उनका इंटरेस्ट हो तो, और इसको बढ़ावा देना चाहिए। जिन जिन बच्चों को म्यूज़िक और आर्ट्स में इंटरेस्ट है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। कोठारी आयोग ने सजेशन दिया नेबर स्कूल कॉन्सेप्ट का, और ये पूछा जाता है, अब इसे समझ लेते हैं। इसमें ये कहा गया कि कोई भी बच्चा जहाँ पर वो रहता है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चा है उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, ताकि छोटे बच्चे को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और इसी बच्चे के 3 किलोमीटर, यानी जहाँ पे वो रहता है उसके घर के 3 किलोमीटर के दायरे में एक सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, ताकि वो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा कर सके। नेक्स्ट जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो था कॉमन स्कूल सिस्टम। इसमें क्या बात करी गई कि मान लीजिए एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है, ये हमने इमेज दी है, एक बड़ा सा लोकल एरिया है, गांव है एक, ठीक है, तो वहाँ पे 10 तो प्राइमरी स्कूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो प्राइमरी स्कूल खोले गए। ठीक है, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे एक सेकेंडरी स्कूल खोल दिया गया। तो अब होगा क्या, ये सब बच्चे फॉलो करेंगे कॉमन स्कूल सिस्टम, क्योंकि 10 प्राइमरी स्कूल हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन बाद में 1st to 5th तो वो पढ़ लेंगे, बाद में 6th to 8th वो कहाँ पढ़ेंगे, एक कॉमन स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब किसका हिस्सा हो जाएंगे, एक कॉमन स्कूल का हिस्सा हो जाएंगे, सब आके इस वाले सेकेंडरी स्कूल में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी कोठारी आयोग की बात होती है हमेशा पूछा जाता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया है, या हिंदी में कह लीजिए त्रिभाषा सूत्र कौन से कमीशन की देन है, तो आप बताओगे कोठारी आयोग। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या। बेसिकली होता क्या था कि भारत में जो लोग नॉर्थ हिस्से में रहते थे और जो लोग साउथ के हिस्से में रहते थे वो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते थे, इस वजह से उन्हें कम्युनिकेट करने में बहुत दिक्कत होती थी। मान लीजिए आपको चाइनीज़ आती है और मुझे हिंदी आती है, तो हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते। बात करने के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है कि 2 अगर व्यक्ति हैं तो दोनों को सेम लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो दोनों हिंदी बोलें, या तो दोनों इंग्लिश बोलें, या तो दोनों चाइनीज़ बोलें, तभी तो एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। एक लड़का मराठी बोल रहा है और दूसरा लड़का तेलुगु बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए दोनों का एक लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। तो यही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कोठारी आयोग ने क्या किया, इन्होंने मीटिंग बुलाई कमेटी की, और इन्होंने कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव लिए जो नॉर्थ के थे, कुछ ऐसे लिए जो साउथ के थे, उनसे बोला कि आप एक एक ऐसी लैंग्वेज को चुनिए जो आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे और शिक्षा में आगे यूज़ करेंगे स्कूल्स में। तो जो लोग नॉर्थ में रहते थे उन्होंने सबसे पहले हिंदी को चूज़ किया, और जो लोग साउथ के थे उन्होंने बोला कि हम अपनी मदर टंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, शिक्षा देने के लिए हम अपनी रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी लोकेलिटी में यूज़ होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर इनसे बोला ठीक है, अब एक दूसरी लैंग्वेज को चुनिए जो आपने पहले नहीं चुनी हो। तो जो लोग नॉर्थ में रहते थे उन्होंने बोला हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं, और
जो लोग साउथ में रहते थे उन्होंने भी कोई अपनी दूसरी लैंग्वेज, कोई इंडिया की ही दूसरी लैंग्वेज को सजेस्ट कर दिया, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को सजेस्ट कर दिया। फिर इन्होंने बोला अब एक तीसरी लैंग्वेज चुनिए, ठीक है, जो आपने पहले 2 चांस में नहीं चूज करी हो। तो नॉर्थ के लोगों ने कहा कि हम संस्कृत को चूज करते हैं, वहीं साउथ वालों ने बोला हम इंग्लिश को चूज करते हैं। तो बेसिकली इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में क्या हुआ, एक चीज कॉमन निकल के आई कि ये जो 3 लैंग्वेज हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश है और यहाँ पे भी इंग्लिश है। तो क्या हो गया, इंग्लिश एक कम्युनिकेशन की भाषा बन गई, एक ऐसी मॉडर्न लैंग्वेज बन गई जिसमें नॉर्थ और साउथ के लोग कम्युनिकेट करने लगे। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि हम जो शिक्षा है वो उसे इंग्लिश में देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बन जाएगा। जो नॉर्थ का आदमी है जब वो साउथ वाले से बात करना चाहेगा तो वो इंग्लिश का यूज करके इजीली कम्युनिकेट कर लेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा इन्होंने ये भी जोर दिया कि समान शैक्षिक अवसर यानी कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये भी कहते थे कि छोटी सी उम्र में ही बच्चों को वर्क एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, आगे जाकर अगर किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट भी जाती है तो वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरिकुलम की। कोठारी आयोग ने कहा कि लोअर प्राइमरी लेवल पे यानी कि निम्न प्राथमिक लेवल पे जो हमें इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए, वो हमें एक लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए। वो लैंग्वेज उस बच्चे की मातृभाषा यानी कि मदर टंग या फिर वहाँ पे उस क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई भी लोकल लैंग्वेज हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न प्राथमिक पर कोठारी आयोग के तहत कितनी लैंग्वेज यूज़ करी जाएंगी, तो आप बताओगे एक लैंग्वेज यूज़ करी जाएगी। फिर इन्होंने कहा हायर प्राइमरी यानी कि उच्च प्राथमिक पर 2 लैंग्वेज में आपको बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, शिक्षा देनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च प्राथमिक पर कोठारी आयोग के तहत कितनी भाषाएं बोली जाएंगी, तो आप बताओगे 2 भाषा बोली जाएंगी। नेक्स्ट, लोअर सेकेंडरी यानी कि निम्न माध्यमिक लेवल पे इन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि हायर सेकेंडरी में 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना है इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में, जैसे हायर सेकेंडरी पर कोठारी आयोग के तहत कितनी लैंग्वेज बोली जानी चाहिए, तो 2 लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या है, दोष क्या है कोठारी आयोग का, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये क्लियर नहीं किया, ये बिल्कुल अनडिसाइडेड रहा कि जो स्कूल के हेड्स हैं उनकी क्या स्थिति होगी एजुकेशन के सिस्टम में, ठीक है। इस बात पे बिल्कुल भी फोकस नहीं दिया, तो ये इस आयोग का बहुत बड़ा दोष था, ठीक है। नेक्स्ट, इस कमीशन ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसे इक्वल रखा अरेबिक लैंग्वेज के। इस वजह से क्या हुआ, 2 लैंग्वेज को इक्वल दर्जा दिया गया, तो दोनों के ही लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन लोगों में क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई कि हमारी संस्कृत सुपीरियर है या हमारी अरेबिक सुपीरियर है, आप उसे इक्वल कैसे रख सकते हो, इस तरीके की लड़ाई हो गई। तीसरी इनकी गलती क्या थी कि इन्होंने इतनी लैंग्वेज बता दी कि प्राइमरी में इतनी लैंग्वेज यूज़ करो, सेकेंडरी में इतनी लैंग्वेज यूज़ करो, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो गया। इतनी सारी लैंग्वेज बता दी तो लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो गए कि आखिर में हम इंस्ट्रक्शंस किस मीडियम में दें। बच्चों को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देने हैं, संस्कृत में देने हैं, हिंदी में देने हैं, रीजनल लैंग्वेज में देने हैं, मदर टंग में देने हैं, कौन सी भाषा पढ़ानी है और किस तरीके से पढ़ानी है, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो गया। इसलिए ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया, लोगों को बहुत विवाद होने लगे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा टीचर्स को कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे एक अनूठा आयोग कहा गया। कोठारी आयोग को अनूठा आयोग इसलिए कहा गया क्योंकि इसने जितनी सिफारिशें करी थी उसकी लगभग 90% जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया था इनकी सिफारिशों पे वो देखते हैं। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट दैट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1968। जो कोठारी आयोग था उसने जो रिपोर्ट सबमिट करी ना, उसमें जो जो सिफारिशें करी गई थी, फॉर एग्जांपल 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर बताया था एजुकेशन का, और जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करी थी, मैथ और साइंस की बात करी थी कि सिलेबस सेम होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी थी, बहुत सारी बातें करी गई थी जिन्हें अपना लिया गया। और इसी के चलते जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया वो ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी वो कठोरी आयोग के सिफारिशों पर ही बेस्ड थी।